नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर। पिछले वीडियो में हमने नवीन लोक प्रशासन के बारे में चर्चा की थी। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ, उसके उद्भव के कारण, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य के बारे में हमने चर्चा की थी। आज का अपना जो टॉपिक है वह है नवीन लोक प्रशासन का विकास। तो विद्यार्थियों, 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में नए विचारों का सूत्रपात हुआ और इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई। फिर नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1967, मिनोबुर्ग सम्मेलन 1968 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। फिर फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोबुर्ग पर्सपेक्टिव तथा ड्वाइट वाल्डो की रचना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम एंड टर्बुलेंस का प्रशासनीय योगदान रहा। तो यह नवीन लोक प्रशासन के विकास की शुरुआत थी। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में अग्रणी लेखक फ्रैंक मेरिनी, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, जोसेफ उआजेस, चार्ल्स लिंडब्लॉम तथा विंसेंट ओस्ट्रोम महत्वपूर्ण रहे। फिर आता है नवीन लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण चरण। इसमें सबसे पहले आता है नवीन लोक प्रशासन का हनी प्रतिवेदन 1967, हनी प्रतिवेदन 1967। लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने सिराक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन सी हनी ने अमेरिका के विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के अध्ययन का मूल्यांकन विषय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। हनी ने अपना प्रतिवेदन 1967 में प्रस्तुत किया। हनी प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं यह थी कि उसमें लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला गया था तथा लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता पर भी बल दिया गया। इसके अलावा इस प्रतिवेदन में इसमें इस बात की सिफारिश की गई कि संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया, चाहे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका, को लोक प्रशासन के अध्ययन में सम्मिलित किया जाए। हनी ने अपने प्रतिवेदन में लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर बल दिया तथा यह भी कहा कि लोक सेवा को अपनी जीविका के रूप में अपनाने वाले अध्ययनकर्ताओं को छात्रवृत्ति प्रदत्त की जाए तथा यह भी सुझाव दिया कि शासकीय एवं सार्वजनिक मामलों संबंधी शोध कार्य में संलग्न व्यक्तियों को आर्थिक एवं अन्य सहायता प्राप्त कराई जाए। हनी रिपोर्ट की आलोचना की गई। यह कहा गया कि इसमें समकालीन सामाजिक समस्याओं में लोक प्रशासन की भूमिका के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। तो यह इसके विकास के चरण में पहला बिंदु था, हनी प्रतिवेदन 1967। फिर आता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967। इसे हम सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन भी कह सकते हैं। अमेरिकी राजनीति शास्त्र परिषद एवं समाज शास्त्र परिषद 1967 में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने की थी। लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार, इसका कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अध्ययन पद्धति इस सम्मेलन का विचारणीय विषय था। सम्मेलन के विभिन्न विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त मुख्य विचार इस प्रकार थे। पहला है
लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित करना सरल नहीं है। दूसरा, लोक प्रशासन के विषय एवं व्यवहार का अधिक ध्यान दरिद्रता, गंदगी, बेरोजगारी, गरीब वातावरण संबंधी प्रदूषण और निम्न स्तरीय सामाजिक समस्याओं की ओर होना चाहिए। तीसरा, प्रशासक मुख्य रूप से नीति के क्रियान्वयन से ही संबंधित नहीं होता, बल्कि एक सलाहकार के रूप में नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होता है। इसलिए नीति निर्माण और लोक प्रशासन में विभाजन उचित नहीं है। फिर चौथा इनका जो सुझाव था, विचारणीय बिंदु था, प्रशासनिक संगठनों में आंतरिक प्रक्रियाओं व पद सोपान क्रम को पूर्णता पर ज़्यादा ध्यान देने से प्रशासनिक निष्पादन में कठोरता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसकी प्रासंगिकता और क्षमता नष्ट प्राय होने लगती है। इसलिए संगठनात्मक नवीनता एवं प्रबंधनात्मक नमनीयता उचित है। फिर इनका पांचवा जो बिंदु था, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रशासनिक आचार संहिता पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। और छठा जो बिंदु था, लोक प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं शिक्षा का ध्येय केवल प्रबंधात्मक योग्यताओं व तकनीकी निपुणताओं का विकास न होकर विभिन्न सरकारी एजेंसियों में कार्यरत सार्वजनिक कार्मिकों, प्रशिक्षणार्थियों एवं विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदना को गंभीर करना होना चाहिए। तो यह था विद्यार्थियों लोक प्रशासन के विकास में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो 1967 में हुआ था। फिर आता है इसके विकास के चरण में अगला जो आता है सम्मेलन, वह है मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 मिनोब्रुक सम्मेलन। 1968 में मिनोब्रुक में आयोजित यह सम्मेलन लोक प्रशासन की युवा वर्ग का सम्मेलन था। यह अनुभव किया गया कि लोक प्रशासन ने समाज की समस्याओं को अनदेखा कर दिया है। अतः तीव्रता से बदलते परिवेश के संदर्भ में लोक प्रशासन के अध्ययन व व्यवहार की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक पुनरावलोकन करना इस सम्मेलन का मुख्य विषय था। 1968 में लोक प्रशासन रिव्यू नामक पत्रिका में वाल्डो के एक लेख क्रांतिकाल में लोक प्रशासन में भी इस समस्या पर प्रकाश डाला गया था। अतः मिनोब्रुक सम्मेलन के परिणामों ने नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन ने सुधारवादी प्रकृति अपनाई। मेरिनी एवं वाल्डो द्वारा लिखी गई पुस्तक मिनोब्रुक सम्मेलन के विचारों का व्यापक प्रसार हुआ। मेरिनी की पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य को नवीन लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक होने का भी गौरव प्राप्त है। इस तरह जहां लोक प्रशासन ने दक्षता, मितव्ययता, उत्पादकता और विकेंद्रीकरण जैसे मूल्यों को अपनाया, वहीं नवीन लोक प्रशासन ने मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, व्यक्तिगत गरिमा और नौकरशाही के प्रति उत्तरदायित्व आदि मूल्यों का समर्थन किया। तो विद्यार्थियों, यह है नवीन लोक प्रशासन के विकास के कुछ चरण, जिसमें हनी प्रतिवेदन 1967, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 और उसके बाद महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ वह था मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, जिसमें मेरिनी एवं वाल्डो की भूमिका महत्वपूर्ण रही। और उसके साथ साथ मेरिनी की पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य, जिसे नवीन लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक होने का भी गौरव प्राप्त है। इसके बाद हम देखते हैं
नवीन लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं भी है। शॉर्ट रूप में अगर हम इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अति लघु उत्तरात्मक में ये प्रश्न आ भी सकता है कि नवीन लोक प्रशासन की किन्हीं 4 विशेषताएं बताइए, या नवीन लोक प्रशासन की कोई 2 विशेषता बताइए। तो उसमें पहली विशेषता है नवीन लोक प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ग्राहक उन्मुखता है। मतलब पहली विशेषता है ग्राहक उन्मुखता, अर्थात लोक प्रशासन का विकास नागरिकों के हित साधन के लिए हुआ है, अतः इसकी संपूर्ण नीतियाँ जन समूह के पक्ष में होनी चाहिए। इसलिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ग्राहक उन्मुखता। फिर दूसरी विशेषता इसकी, नवीन लोक प्रशासन द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिसके तहत नागरिकों की आवश्यकताओं का आंकलन किया जा सके और बहुत हद तक उनमें सुधार भी किया जा सके, अतः पूर्ण रूप से नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। मतलब दूसरी विशेषता यह नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर तीसरी विशेषता नवीन लोक प्रशासन की, नवीन लोक प्रशासन को लोचदार प्रशासनिक ढांचा अपनाना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम और ग्राहक दोनों में परिवर्तनशील प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब अपने आप को अपडेट या क्रियाशील परिवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती है। फिर आता है इसका नवीन लोक प्रशासन की चौथी विशेषता, नवीन लोक प्रशासन ने प्रशासन में जनसमूह की भागीदारी पर अधिक जोर दिया, क्योंकि आगे क्या होना चाहिए और किसके द्वारा होना चाहिए यह निर्णय जनसमूह ही लेता है। इसलिए जनसमूह की भागीदारी नवीन लोक प्रशासन में बहुत ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, यह कुछ थी नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। धन्यवाद।